नमस्कार। आज एक बार फिर विज्ञान संचार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज पटेरिया। डॉक्टर पटेरिया स्वयं एक जाने माने विज्ञान संचारक हैं और आजकल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही वे नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के प्रमुख भी हैं। और उन्हीं के साथ आज हमारी दूसरी जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर अंशु अरोड़ा, जिन्होंने विज्ञान संचार में पीएचडी करी है और उसी को एक अपने करियर के रूप में अपनाया है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि एक जिसके बारे में हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बात किया था कि एक विज्ञान संचार के एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में अंशु जी आज हमारे सामने हमारे कार्यक्रम में हैं। तो मैं पहला सवाल डॉक्टर पटेरिया से करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी तक हुए हैं, आपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि लगभग 30 इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो क्या उनसे जो स्टूडेंट पास आउट हुए वो आजकल कहाँ और किस किस तरीके का कार्य कर रहे हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जिसमें रिसर्च प्रोग्राम्स हैं लीडिंग टू पीएचडी और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये जो इसके स्टूडेंट्स हैं ये विभिन्न जगहों पर काम करने के लिए इनको उपयुक्त पाया जाता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी इनको नियुक्तियाँ प्राप्त होती हैं जहाँ विज्ञान संचार का सीधा सीधा काम होता है। और जो साइंस की लेबोरेटरीज़ हैं, शोध प्रयोगशालाएँ हैं, हर प्रयोगशाला में कहीं ना कहीं एक विज्ञान संचार का काम होता है, विज्ञान संचार का विंग होता है। चाहे उसको साइंस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, साइंस पब्लिकेशंस कहते हैं या साइंस डिसेमिनेशन कहते हैं, वहाँ भी इनकी आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा एक इंटरनेशनल सेक्टर भी है जिसमें जैसे आप कहें एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज के न्यूज़लेटर्स हैं, एम्बेसीज का कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हैं, उसमें साइंस कम्युनिकेशन के लोग एक तरह से प्रेफरेंस पाते हैं और कई एम्बेसीज ने इनको मौका दिया हुआ है। तीसरा मैं बताना चाहूँगा सिविल सोसाइटी सेक्टर, एनजीओ सेक्टर, जो नेशनल इंटरनेशनल दोनों में उपलब्ध है और हमारे कई लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। चौथा और महत्वपूर्ण है मीडिया हाउसेज। तो मीडिया हाउसेज में आमतौर पर मुख्य तौर पर साइंस की बीट नहीं होती है, केवल कुछ एक में ही है, लेकिन जहां पर भी ये काम करते हैं इनका जो साइंस कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण है, क्योंकि हर चीज आज साइंस से जुड़ी हुई है, तो वो साइंस एंगल जो है वो लाने में इनको कहीं ना कहीं वो एक मजबूती प्रदान करता है, वो एक एज प्रदान करता है। तो ऐसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूसरे चैनल्स, तो जहां भी मीडिया, कम्युनिकेशन और साइंस के जो संस्थान हैं उनमें इनको मौके मिलते हैं। डॉक्टर अंशु, मैं ये जानना चाह रहा था, ये बड़ी मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि जब हम पीएचडी कोर्स के बारे में अपना एक डिसीज़न लेते हैं तो बड़ा सोच समझ के लेते हैं। तो आपके जहन में ये बात कैसे आएगी मुझे पीएचडी करनी है और साइंस कम्युनिकेशन में करनी है? इसके पीछे क्या मंशा रही आपकी? देखिए, मैं अपना अगर आपको पारिवारिक कुछ बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। तो विज्ञान के प्रति रुझान एक बचपन से ही था। और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी हमारी फैमिली में मतलब इस चीज़ को पुश करते थे। विज्ञान में मेरी रुचि थी और चूंकि मेरे पे दबाव भी था एक डॉक्टर बनने का, तो कहीं ना कहीं वो माइंड में था कि करना है कुछ तो विज्ञान में ही करना है, और इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि मैं विज्ञान संचारक के रूप में अगर वही मैं रोल फुलफिल कर रही हूँ, मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, तो आई थिंक आई एम डूइंग माई जॉब। तो एक यहाँ पे एक जो कहूँ कि लिमिटिंग फैक्टर मुझे लगता है कि अगर मैं अपने परसेप्शन से देखूँ कि वो ये कि ज़्यादातर जो हमारे साइंस कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं वो अभी भी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्यों नहीं जो हमारी साइंटिफिक कहीं की साइंस फैकल्टीज़ हैं वहाँ पर वो इस बात की जिम्मेदारी लेती कि वो जो साइंस कम्युनिकेशन के कोर्स है, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिस्क कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन का कोर्स है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का कोर्स है, वो अभी भी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ज़्यादातर चल रहे हैं।
मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने कोर्सेज की बात करी, शुरुआत से ही ये ध्यान रखा गया है कि ये कोर्सेज साइंस फैकल्टी में शुरू करे जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसको साइंस फैकल्टी में कोर्स किया जाता है। वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया है, और जो डिग्री है वो फैकल्टी ऑफ साइंस से अवार्ड होती है। और जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का जो कोर्स रहा है, उसमें भी इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी में ही डिग्री मिलती है। ये पहले से ध्यान रखा गया है ताकि इसके पास आउट जो बच्चे हों, उनको साइंटिफिक फील्ड में अगर जाना है तो वो इस चीज को ध्यान में रखें। लेकिन ये हमारा निर्णय, मतलब काउंसिल का निर्णय नहीं होता है, ये निर्णय यूनिवर्सिटी का भी होता है कि उनको किस तरह से और किस उसमें रखना है, और खासतौर पर कहाँ पर जो लोग उसको इंक्लाइंड है उसको करने के लिए। और तो कई जगह फिर इसको मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी, लेकिन जहां तक एमएससी और पीएचडी की जो व्यवस्था की गई है, ज्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी में ही करी गई है। हाँ, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जो मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं, तो नेचुरली अगर उसमें हमें साइंस जर्नलिज्म या साइंस कम्युनिकेशन या एग्रीकल्चर या हेल्थ कम्युनिकेशन डालना है, तो हमें फिर ह्यूमैनिटीज में ही जाना होगा, जो एक तरह से साइंस के लोगों के लिए मान सकते हैं कि एक लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन मास कम्युनिकेशन के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ताकि जो साइंस और कम्युनिकेशन और ह्यूमैनिटीज का जो संयोजन है, विलय है, वो आपस में हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंशु, आपने जब रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि जैसा ये अभी तो काफ़ी एक कहते हैं कि एक इकोसिस्टम इस विषय का बन गया है, तो आपको किस तरह की कठिनाई है? क्योंकि मुझे बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारी जर्नल नहीं है, रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, और यानी कि एक जो किसी भी शुरुआती विषय में जो दिक्कतें आती हैं वो उन सबको महसूस या फेस करनी पड़ती हैं। तो आपके साथ आपका अनुभव कैसा रहा ये, और उसको आपने कैसे फिर कहें कि, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू की, तो उसको कैसे उसकी कहें कि उसकी भरपाई करी, मतलब उस जी, जब मैं पीएचडी कर रही थी उस दौरान बहुत दिक्कतें आई। एक तो एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम नहीं था, तो पहले पीएचडी में एनरोल करने में ही काफ़ी वक्त मेरा ज़ाया हुआ, क्योंकि मैंने एक यूनिवर्सिटी में किया, फिर मुझे गाइड नहीं मिल रहे थे उसी ये भी एक सवाल है कि गाइड नहीं मिलते हैं, तो लगभग 3-4 साल मेरे उसी में वेस्ट हुए, मैं कहूँगी। फिर उसके बाद जर्नल्स, जैसे आपने कहा है, जर्नल्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली इंडियन ऑथर्स की अगर हम बात करें, बहुत कम काम हुआ है इस फील्ड में। बहुत सारा काम मैंने मतलब इंटरनेशनल जर्नल से सोर्स करना पड़ता था, या सोशियोलॉजी जो स्ट्रीम है उसमें बहुत सारा देखना पड़ता था। तो इनफैक्ट रिसर्च का एक नई दिशा मतलब निकालना और रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर्टिकुलरली करने में बहुत दिक्कत आई थी। हाँ जी, डॉक्टर पटेरिया, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो लिटरेचर है साइंस कम्युनिकेशन में, उसकी बहुत कमी हमें नज़र आती है, और ख़ासकर उसमें हम देख रहे हैं कि जो इंडियन जो लिटरेचर है वो तो बहुत ही कम है। उसमें ज़्यादातर जो पेपर मेरी नज़र में भी आए हैं वो साइंस कम्युनिकेटर एज ए प्रैक्टिशनर छपे हैं, नॉट एज ए रिसर्च स्कॉलर। तो साइंस कम्युनिकेशन में जो शोध है, रिसर्च है, उसकी क्या स्थिति है? इस सवाल का हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आप कहीं मत जाइए और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app
can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पटेरिया, मैं ये जानना चाह रहा था कि भारतवर्ष में विज्ञान संचार की यानी साइंस कम्युनिकेशन में शोध की क्या स्थिति है? देखिए, शोध और एकेडमिक्स ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले पहलू हैं, जुड़े हुए हैं। और अगर आप देखें कि अगर दोनों का विकास हम देखें तो जैसे दोनों का विकास क्रम हम देखते हैं तो ये कोर्सेज चलाए गए, उसके बाद उसमें एम्प्लॉयमेंट देखा गया और उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया का विकास होता चला गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये शोध की बात है विज्ञान संचार में, उसके 3-4 प्लेटफॉर्म्स देश में क्रिएट करे गए। जैसे एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन जर्नल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, जिसकी शुरुआत लगभग 2001-2002 में हो गई थी, 20 वर्ष पहले करीब जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। और उसका जो आधारभूत उसका जो संकल्प प्रकल्प है वो यही है कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो उसमें अपने शोध पत्र छपवा सकें, क्योंकि बाहर बहुत कंपटीशन है और धीरे धीरे वो कम्पिटिटिव भी हों और बाहर भी छपें। दूसरा ये था कि वो एक शोध को मोटिवेट भी करे, क्योंकि शोध नहीं हो रहा था साइंस कम्युनिकेशन में, उसको भी मोटिवेट करे। उसमें एक स्कीम भी चलाई गई कि जो लोग शोध पत्र लिखना चाहते हैं विज्ञान संचार के ऊपर, उनको हम कुछ सपोर्ट भी देंगे जर्नल की तरफ से। और उस योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे शोध पत्र लिखे गए जो उसमें कालांतर में प्रकाशित हुए। दूसरा जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया वो भी 21वीं सदी के शुरुआत में 20 साल पहले करीब शुरू हुआ, जिसका नाम है, मैंने पहले उल्लेख किया, इंडियन साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस। जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस होती है, इंडियन एग्रीकल्चर कांग्रेस होती है, और दूसरे जो इस तरह के महासम्मेलन होते हैं, वैसे ही साइंस कम्युनिकेशन में भी इसका विचार किया गया और इसकी शुरुआत 2001 में हुई। और इंडियन साइंस कांग्रेस में भी मैंने देखा है कि एक अलग से सेशन जो है इसके बारे में उसकी भी शुरुआत कालांतर में की गई। और उसके पीछे सोच यही था कि जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस में केमिस्ट्री का फोरम होता है या फिजिक्स का होता है या जो पेपर्स पढ़े जाते हैं, उसी प्रकार से साइंस कम्युनिकेशन के भी पेपर्स उसमें पढ़े जाएं। तो एक साइंस कम्युनिकेटर्स मीट का उसमें एक प्रकल्प लाया गया जो अभी भी निर्बाध रूप से जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडियन जर्नल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन जो 20 साल पहले शुरू हुआ, उसके बाद चाइना का रिसर्च ऑन साइंस पॉपुलराइजेशन जर्नल शुरू हुआ उसके 2-3 साल बाद, और उसी के साथ ही साथ इटली का जो ऑनलाइन जर्नल है जर्नल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, वो उसी के कंटेम्परेरी मतलब उसी समय शुरू हुआ। इंडियन साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस की तर्ज पर अफ्रीका ने एक साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस शुरू करी, इंग्लैंड ने एक, यूके ने एक साइंस कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस शुरू करी। तो ये चीजें इस तरह से भारत और पूरी दुनिया में चैलेंजिंग हैं, और ये चैलेंजिंग इसलिए भी हैं क्योंकि ज्यादातर ये जो सब्जेक्ट है इंटरडिसिप्लिनरी है और साइंस और कम्युनिकेशन दोनों का संयोजन है। तो ये कम्युनिकेशन के उससे भी अलग रह जाता है और साइंस के भी उससे अलग रह जाता है। मुझे तो बचपन की वो दोनों में जोड़ करके कहानी याद आती आगे ले जाने की जरूरत है कि एक कौवे ने मोर का पंख लगा लिया था, तो जब वो कौवों के ग्रुप में जाता था तो वो कहते थे कि नहीं आप मोर हैं, और जब मोरों के पास जाता था बोलता कि आप तो कौवे हैं। तो कहीं उस हालात में मुझे लगता है कि डॉक्टर अंशु, इस तरह की सिचुएशन आपने जरूर आप बताइए कि आप क्या हैं फेस करी होगी, क्योंकि खासकर जब हम एज ए रिसर्च स्कॉलर हमें कुछ पेपर किसी जर्नल में भी छापने होते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, तो उस वक्त उन जर्नल को आपके जो पेपर है वो कैसी जर्नल में छपे और क्या दिक्कतें क्या आई उसको, क्योंकि ये दिक्कत यही आती है कि जो उनका पीयर रिव्यूअर है शायद वो एक हार्डकोर साइंटिस्ट है, उसके परसेप्शन से वो पेपर उसमें फिट नहीं बैठता, या जो आपने जर्नल जो चुना है वो शायद उस तरीके की चीज़ों को नहीं लेता है। तो आपने ये सफलता फिर कैसे प्राप्त करी? ये तो मतभेद हमेशा से रहा है। हाँ। क्योंकि जैसे अभी हम थर्ड कल्चर की वही बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक
समन्वय बिठा पाएँ, जहाँ पर कम्युनिकेशन और साइंस एक प्लेटफॉर्म पर ला पाएँ। और मैंने देखा है बहुत सारी जगह पर ये दिक्कत आई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हम करना चाहते हैं साइंस को, क्योंकि मेन क्रक्स जो है साइंस कम्युनिकेशन का विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में लेमैन तक लेके जाना, और उसमें टेक्निकल जार्गन जितना कम हो उतना बेहतर है। लेकिन यही एक डिस्पैरिटी या दिक्कत कह लें कि वो आती है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स उसमें कहते हैं कि अगर आप इतना सिंपल चलेंगे तो फिर ये तो मतलब ये साइंस ही नहीं है, या फिर वो एक कहीं ना कहीं ये तो एक सवाल भी है कि हमारा जो हार्डकोर जो साइंटिस्ट है, प्योर साइंटिस्ट है, वो साइंस कम्युनिकेशन इसी डर के मारे नहीं करते हैं कि शायद उनकी जो या तो उसे सीरियसली साइंटिस्ट नहीं माना जाता है, या कम्युनिकेटर को कहा जाता है कि आपको इतनी साइंस की नॉलेज नहीं है। तो ये डिलेमा एक रहता है। ये मैं डॉक्टर पटेरिया से जानना चाहूँगा कि ये ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट में जो जिन लोगों ने शौकिया रूप से साइंस कम्युनिकेशन शुरू किया और वो पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में, उनके बारे में ये परसेप्शन काफ़ी कॉमन है कि नॉन सीरियसनेस या ये साइंस नहीं है। तो ये परसेप्शन को हम कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये फंडामेंटल है। हाँ। और एक होता है कि एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव, है ना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी एप्रिसिएट करना। तो ये मुझे लगता है एक फंडामेंटल इशू है जो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे एक तो हमें मीडिया को साइंटिस्ट किस कल्चर में काम करते हैं, किस सिस्टम में काम करते हैं, वो समझने की ज़रूरत है। और साइंटिस्ट को भी मीडिया कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, उसको अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए एनसीएसटीसी ने एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि साइंटिस्ट कुछ महीने या कुछ समय अपनी लैब से निकल करके मीडिया हाउसेज में व्यतीत करें और देखें कि मीडिया कैसे काम करता है। खासतौर पर मीडिया जब साइंस की कवरेज करनी हो, कैसे उसको अटेंड करता है, कैसे उसको लोगों तक ले जाता है, कैसे हैंडल करता है। उसी तरह से जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के जो लोग हैं, जो न्यूज रूम में काम करते हैं, वो लेबोरेटरी में जाकर के साइंटिस्ट के साथ थोड़ी देर बिताएं और वो देखें कि साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं। तब इस तरह से दोनों में एक सामंजस्य आएगा। और ये टीम्स दोनों की, ये जो टीम डेवलप होंगी, ये जो आपस में एक रेपो डेवलप होगा, ये केवल ऐसा नहीं कि एक खाना पूरी के लिए जाकर के आप 2 महीने गए, 1 महीने गए, 15 दिन गए, जाकर के एक सर्टिफिकेट लेकर के आ गए, उस तरह से नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक आपस में तालमेल डेवलप होगा। और ये जो साइंटिस्ट और मीडिया की जो टीम बनेगी, ये टीम काफी आगे जा सकती है, दसियों साल तक काम कर सकती है। क्योंकि साइंटिस्ट एक रिसोर्स है, जो रिसोर्स फॉरएवर उस जर्नलिस्ट या मीडिया हाउस को मिल सकता है, जो साइंस की जानकारी उनको देता रहे, ऑथेंटिक जानकारी देता रहे। और साइंटिस्ट को भी एक मीडिया हाउस का रिसोर्स मिल सकता है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम कर सकता है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि जो आपने बात कही कि सीपी स्नो की जो टू कल्चर वाली जो बात है, उसको अगर हमें लाइक ब्रिजिंग टू कल्चर के लिए एक अप्रोच हो सकती है कि मीडिया जो जर्नलिस्ट है लैब में जाएं और लैब वाले जो लोग हैं वो मीडिया हाउसेस में देखें। तो इसके लिए मैं एक और आपको बताना चाहूंगा। मैंने देखा था, रूस में देखा था, वहां एक हॉल ऑफ साइंस है। तो जो हॉल ऑफ साइंस है वो एक ऐसा क्लब है जहां पर साइंटिस्ट भी जा सकते हैं और आर्टिस्ट भी जा सकते हैं, म्यूजिशियंस भी जा सकते हैं, और सारे लोग मिल बैठ करके समय बिता सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, टाइम अपना जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली उस टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो हमारी एकेडमीज हैं इस तरह के, जैसे इंडियन साइंस राइटर्स एसोसिएशन है, जो मीडिया और साइंस के राइटर्स को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह से जो साइंटिस्ट्स का फोरम है, इन दोनों को आपस में ऐसे समन्वय करने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए। और हॉल ऑफ साइंस की तरह एक साइंटिस्ट का क्लब भी बनना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि जो ऑफिसर्स के डिफरेंट क्लब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बने हुए हैं ताकि वो वहाँ इनफॉर्मली मिल सकें, बातचीत कर सकें। ऐसे साइंटिस्ट के भी क्लब्स बनने चाहिए, उसमें मीडिया के लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए, मीडिया के क्लब्स में साइंटिस्ट के लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें अभी हमारे देश में होने बाकी हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर जरूर इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर पटेरिया, हमारी बातों का ये जो रोचक बातें हो रही हैं और किस तरीके से जो ब्रिज है दो कल्चर का वो कम किया जाए, वो जारी रहेगा। यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम वापस मिलते हैं और अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं।
India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर अंशु, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस रिसर्च के बाद या इस प्रशिक्षण के बाद, जैसे आपने डॉक्टर पटेरिया ने बताया कि आप कहीं ना कहीं एक वो एक्सपोजर था जिसने आपको मोटिवेट किया अपनी रिसर्च करने के लिए, तो ये पूरी जो जर्नी है, यात्रा है, इसके बाद आप एज ए कम्युनिकेटर अपने आप को कैसा पाते हैं? देखिए, पहले मैंने सारा जो लैंडस्केप है साइंस कम्युनिकेशन का इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में फोक मीडिया के थ्रू, डिफरेंट मीडिया के थ्रू किस तरह से साइंस कम्युनिकेशन हो रहा है ये समझा और बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे। उससे जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरह से रूरल एरिया से ग्रास रूट लेवल तक के लेवल तक पहुंचना है। और डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें, जब तक जो हमारा चेन में जो लास्ट बेनिफिट अगर नहीं पहुंचे ग्रास रूट लेवल तक, तो सारा कम्युनिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। और जाहिर तौर पे विज्ञान के बिना हम प्रगति के बारे में नहीं सोच सकते। तो डेवलपमेंट और साइंस आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। तो इनफैक्ट बहुत एक कहते हैं कि होराइजन या एक सोचने का नज़रिया काफ़ी बदला और काफ़ी कुछ सीखा उस दौरान। और मैं अपने बच्चों को, जो भी मैं क्लासेस में बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि हम बच्चों को एक आइसोलेशन में नहीं पढ़ा सकते ऑब्वियसली, तो उनको एक अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो जानकारी है, ये एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं। अभी आप देख रहे हैं कोविड का सिनेरियो है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे हमारे जो कार्यकलाप हैं, ये हमारे नेचर के विरुद्ध जो हम इतने सालों से चल रहे हैं, ये एक यूथ के अंदर एक जागरूकता लाना, वो मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा एक इस कोर्स को करने के बाद शामिल हुआ मेरे उसमें। और मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि किस तरह से एनर्जी कंजर्व करनी है अपने घर में भी और बाहर भी, मतलब जहाँ भी मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, तो मैं एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करने का मेरा ये तत्पर प्रयास रहता है। आपके पढ़ाने के तरीके में, आपके अप्रोच में एक फ़र्क आया, जैसे कि आपने डॉक्टर पटेरिया कहा कि आप अगर जब विज्ञान संचार का प्रशिक्षण लेते हैं और जो जर्नलिज्म है, किसी भी बीट में आप काम करते हैं, तो आपका अप्रोच, आपका जो तरीका है वो अलग होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, अगर वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आप हैं या कोई भी स्टोरी कवर करने का। क्योंकि जैसे कल आपने शुरुआत में ग्रहण की बात करी थी, तो मैं ये देख रहा था कि आज भी बहुत सारी जो रिपोर्टिंग है उसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण उसको बताया गया है, वलय सूर्य ग्रहण को कि जो कि एनुलर है, वो शायद जो जिसने रिपोर्टिंग करी वो साइंस की बैकग्राउंड नहीं थी। अगर वो ये कम्युनिकेशन पढ़ता और वो साइंस बैकग्राउंड होता, तो शायद जो ये फैक्चुअल एरर्स हैं या जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाती। मुझे लगता है कि यही फ़र्क कि आप जो भी काम करते हैं या जिस फील्ड में भी काम करते हैं, उसमें एक जो दृष्टिकोण है, एक कॉन्शियसनेस या एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात अगर मैं करूं, तो वो एक जाहिर तौर पे अंदर से आता है कि एक हम प्रकृति से या अपने आप को एक एनवायरनमेंट से जोड़ के चलते हैं। और कोई भी आजकल के स्टूडेंट्स या यूथ में ये तरह की जानकारी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस पीपल कम फ्रॉम इलीट क्लास। तो जो उनको सुख सुविधाएं शुरू से मिली होती हैं, वो नेचर के प्रति इतना उनका जो गिव बैक करने का नजरिया है वो नहीं होता है। मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि एक जो जैसे सोशल मीडिया का एकदम से इतना आगे आ जाना, सोशल मीडिया ने हर एक आदमी को राइटर बना दिया और वो अपना कंटेंट भी शेयर कर सकता है। लेकिन हम देखें तो जो सोशल मीडिया पे जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है बहुत गलत आती है। और उस समय
एज ए इंडिविजुअल या एज ए मैं कहूँ कि साइंस कम्युनिकेटर मेरी क्या भूमिका रह जाती है, खासकर जो आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, क्या उससे एक इन चीज़ों से निपटने के लिए या हमें कहें कि उनको कैपेबल बनाने के लिए क्या हमने अपने कोर्सों में कुछ इस तरीके से बदलाव किया है कि आज जो हालत है, यानी कि जो सोशल मीडिया की जो एक बूम जो आया है, इसमें क्या सही है क्या गलत का अंतर जो है ना वो बड़ा कम होता जा रहा है। तो एज ए जर्नलिस्ट इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये समझना होगा जी कि एक जनरल मीडिया और जो हम साइंस कम्युनिकेशन या साइंस जर्नलिज्म की बात करते हैं उसको बहुत स्पष्ट रूप से डिस्टिंक्ट करके हमें समझना होगा। क्योंकि ये जो सारा जो आ रहा है सोशल मीडिया का जो आधिक्य है और इतना ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि पहले हम लोग हैंडल कर रहे थे, एक क्राइसिस था जिसको हम कहते हैं डेफिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तब कहीं जानकारी की कमी है एंड हम जानकारी दे रहे हैं तो जो जानकारी की कमी है उसको हम पूरा कर देते हैं। वो तो हम हैंडल कर ही रहे थे, लेकिन अभी एक और दूसरी समस्या आ रही है, वो है एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का आधिक्य। अब जानकारी का आधिक्य इतना है कि अभी हाल ही में मुझे पता चला कि अभी कोविड-19 को लेकर के भी अगर हम कहें तो हजारों रिसर्च पेपर्स, हजारों रिपोर्ट छोड़ दीजिए, मीडिया रिपोर्ट छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर की इसको सेकेंडरी और टर्सरी और आगे का लेवल का माना जाता है। प्राइमरी रिसर्च पेपर्स आप देखिए, उसकी संख्या हजारों में है और हर रिसर्च पेपर अपनी एक अलग स्टडी दे रहा है, कहानी भी बता रहा है। उनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, उसमें आपस में एका नहीं है। कोई कह रहा है कि इसके लक्षण बैक्टीरिया के टाइप के हैं, कोई कह रहा है वायरस, कोई कह रहा है स्ट्रेन, कोई कह रहा है ये तरह तरह की चीजें आ रही हैं। अब उसमें से आम आदमी छोड़ दीजिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी डिलेमा में हैं कि उसने रिसर्च तो एक एंगल पर करी है, वो बाकी जो थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं वो हर कोई रिसर्च करके देख नहीं सकता। तो मुझे लगता है इसको ये एक इशू है, एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसमें से एक मोती समुद्र में से निकाल करके लाना है जो वाकई उपयोगी हो सकता है, ये एक चैलेंज है। और इसको साइंस के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, दोनों के माध्यम से हैंडल करना है। एक सवाल चलते चलते, ये आखिरी सवाल है मेरा, कि क्या साइंस कम्युनिकेशन में डिग्री डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी से लेने के लिए क्या साइंस की बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? अगर हाँ तो किस स्तर तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं बताना चाहूँगा ये यूनिवर्सिटीज़ के जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे शुरू किया गया एमएससी के बाद एमएससी टेक करेंगे, उसमें आशय ये था कि अगर शुरुआत के दिनों में कि अगर हमने बीएससी रखा और एमएससी उसने साइंस कम्युनिकेशन, जो कि प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं, साइंस कम्युनिकेशन में एमएससी कर लिया, लेकिन जब बात सिलेक्शन की आएगी, जब बात प्रमोशन की आएगी तो वो प्योर साइंस में उसका एमएससी नहीं होगा, उस वजह से उसको समस्या आ सकती है। इसी को सोचते हुए शुरुआत में जो कोर्स चलाए गए थे वो एमएससी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी, ताकि एक एरिया में आप नेट कर सकते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास है और कभी वो जो प्योर साइंस वाली जो बाधा है वो एमएससी टेक साइंस कम्युनिकेशन करने के बाद वो आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं रह जाएगा। जो ये डिस्टेंस एजुकेशन और करस्पॉन्डेंस कोर्स की बात है, ऑनलाइन कोर्स की बात है, उसमें हमने ये रखा है कि मिनिमम उसको जो है साइंस का बेसिक ये ग्रेजुएट स्कूलिंग होनी चाहिए, स्कूलिंग होनी चाहिए और जो एमएससी साइंस कम्युनिकेशन उसमें साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। तो यानी कि जो हमारे विद्यार्थी 12वीं तक विज्ञान पढ़े हैं उनके लिए भी विज्ञान संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर जो है वो उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर पटेरिया आपने और डॉक्टर अंशु, आप दोनों ने अपने विचार और किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आपने अपनी जगह बनाई, उसके बारे में आप दोनों ने अपने विचार साझा किए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता, खासकर जो युवा हैं, अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनके लिए ये अनुभव बहुत काम आएंगे और वो अगर विज्ञान संचार के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहें तो इतनी सारी जो अपॉर्चुनिटी हैं उनको देखिए, उन पर विचार करिए। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी राय आप हमें नीचे लिखे ईमेल पर भेज सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगले प्रोग्राम में
नए मेहमानों के साथ नए विषय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।